जहां तक ये अभी हमारे को पैनलिस्ट ने सही बोला कि अमेरिका का सेल्स ऑफ वेपनरी इज एब्सोल्युटली बिजनेस। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। अब पाकिस्तान को F-16 दे रखे हैं फॉर यूज अगेंस्ट अफगानिस्तान, और इंडिया को F-35 देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। शायद अभी जब उनके F-35 को मारा गया है तो इंडिया की भी आंखें खुल रही हैं कि इसको तो कंसिडर भी करना। तो वो बिजनेस है। मतलब पाकिस्तान एक शब्द नहीं बोल पा रहा है कि अमेरिका F-35 इंडिया को। टर्की पे रहते हैं थोड़ी देर और 10-20 सेकंड। टर्की ऑफ लेट अर्डोगान साहब के कुछ कैलकुलेशंस हैं या कुछ उनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, क्योंकि सडनली उन्होंने बहुत मेजर अपनी लीनिंग चेंज की है, नंबर वन टुवर्ड्स इस्लामिक कंट्रीज। दूसरा, पिछले 10-12 वर्षों में उन्होंने एंटी इंडिया स्टांस काफी स्ट्रांग रखा है, इंक्लूडिंग कश्मीर इश्यूज पे, पीओके पे पाकिस्तान का साथ देना, बातें करना। और अभी लेटेस्ट विवेक, जो कि हमें एज अ सोल्जर बहुत बुरा लगता है, इन्होंने कोई मिसाइल बनाई है और उस पर बोला है कि ये इंडिया तक रेंज जाता है इसका। आई मीन दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी स्टॉन्च एंड वेरी ऑब्जेक्शनेबल। 3 नाम लिए हैं उन्होंने। ये यूरोप कवर करेगा, अफ्रीका कवर करेगा और इंडिया कवर करेगा। इंडिया नहीं, एशिया क्यों नहीं, गल्फ क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं, बांग्लादेश क्यों नहीं, इंडिया क्यों? तो इंडिया के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस अफेयर्स के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के अटरेंसेस बेकार में नहीं आते। ये जवाब है जब हमने ब्रह्मोस की बात की थी ग्रीस को देने के लिए, और साइप्रस को लेके हमारा जो स्टैंड है उस पर ये नाराज रहते होंगे ऑब्वियसली, बट ही इज नॉट अ फेयर गाय। ट्रंप ने बहुत सोच समझ के और काफी डीप इनपुट्स के बाद उस तरह के अटरेंसेस दिए हैं, चाहे वो पर्ल हार्बर पे हो या इनके सत्ता पे बने रहने के लिए हो। काफी इंडिकेशंस उनको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती हैं। तो ही इज नॉट अ फेयर गाय। तो हमें अपना स्टैंड यही रखना चाहिए एज इंडियंस कि हम इसराइल के स्टडी फ्रेंड्स हैं, और इसराइल के साथ अगर ये उलझेंगे तो प्लीज आओ, हमसे ब्रह्मोस ले जाओ। रशिया को इस पे कोई ऑब्जेक्शन अभी तक तो नहीं आई है, जबकि ये बातचीत अभी बातचीत ही है, इसको ऑफिशियली हमने डिक्लेयर भी नहीं किया है। जी विवेक। कर्नल पठानिया साहब, आप कैसे देखते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को? वी आर ट्राइंग टू रीड टू मच इन दिस। देखिए, कोई भी देश, या अगर हम बात करते हैं इन रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, एनी कंट्री हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो उसके अंदर आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, एंड योर कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द जियोपॉलिटिक्स। अभी हिस्ट्री जो है दैट इज कंसिडर्ड एज ए बायगॉन। व्हेन आई लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड एर्दोगन का जो रिजीम अभी चल रहा है, ही इज अगेंस्ट इजराइल। ही इज अ बिलीवर इन टू नेशन थ्योरी। ही बिलीव्स दैट हमास के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। ही ऑल्सो बिलीव्स एंड कन्वेज इट एट वेरियस प्लेटफॉर्म दैट Palestine must exist and they should be two nations coexisting together. He is also against कि ये जो लेबनान और सीरिया में इजराइल अटैक कर रहा है वो गलत है। तो ये एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी प्ले करते हैं। एर्दोगन इज वेरी क्लियर दैट इजराइल इज ए प्रोडिजी ऑफ यूएसए। यूएसए किसी भी किस्म पे, किसी भी टाइम के ऊपर इजराइल को छोड़ेगा नहीं, वो उनके साथ लगे रहेंगे, बिकॉज दे आर सर्विंग द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एज पर द वेस्ट एशिया इज कंसर्न। अभी उसके बाद ये छोटी मोटी खबरें आ जाती हैं, जेनोसाइड वाला, जैसे 115 साल पहले 1915 में हुआ था। उसके अंदर दे प्रोबेबली वर होपफुल दैट विल इम्प्रूव अवर ट्रेड एंड देन डिप्लोमेटिकली विल टेक देयर सपोर्ट। तो भी वो चीज खत्म हो गई है, वॉर चल रहा है। And that situation will never occur because Trump enjoys a beautiful influence over these two countries. और ट्रंप की इजाजत के बगैर ना टर्की इस पोजीशन में है, ना इजराइल इस पोजीशन में है कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करें। सो दैट इज फॉरगॉटन थिंग। दूसरी बात ये है, इसमें इस समय जो व्हेन वी टॉक अबाउट द लीडरशिप ऑफ मुस्लिम नेशन, इसमें पाकिस्तान और तुर्की या टर्की जो भी है, ये अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं दैट वी आर द लीडर, और दोनों इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, ईरान और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो कल खराब हो सकते हैं। उसके अंदर अगर यूएसए कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा तो दे मे बी अ प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी श्योर दैट इन फोर्सिएबल फ्यूचर देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड टर्की, बिकॉज जब तक ट्रंप वहां पे बैठा हुआ है, ही विल नॉट लेट इट हैपन। बाकी ये बयानबाजी चलती रहेगी। देखिए जी, क्लेम काउंटर क्लेम एंड देन समटाइम वी हैव टू प्ले फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस, दैट विल गो ऑन। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि भाई डोमेस्टिक ऑडियंस को भी आपको पुचकारना है, ओले 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 करना है, क्योंकि आपको चुनाव भी जीतना है,
क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस को आप एंटरटेन नहीं करोगे ऐसे मुद्दों पर, नेशनल सेंट्रिक, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर, तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। निपुण भाई, आप कैसे देखते हैं इस मैटर को? देखिए विवेक जी, मैं देखता हूँ कि अभी जो मेरे से पूर्ववर्ती सभी ने बोला अपने अनुभव से बहुत अच्छा उन्होंने बताया। मैं ये कहता हूँ कि जो ये आज इसराइल और टर्की में है, तो मैं इसको एक नो वॉर नो पीस की कंडीशन में देखता हूँ। प्रत्यक्ष युद्ध की मुझे पॉसिबिलिटीज कम लगती है, लेकिन ये जरूर है कि वेस्ट एशिया में इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कारण क्या है कि जो अभी बताया कि टर्की और पाकिस्तान और साथ में कतर, ये तीनों ही देश अपनी नई भूमिका को तलाश रहे हैं। परंपरागत रूप से हम देखें तो ईरान और सऊदी का एक इन्फ्लुएंस एरिया रहा और उनके पास उसको बनाए रखने के बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन टर्की ने अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाने के लिए इसराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में न जाकर बल्कि इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं को बढ़ाया है। रही बात की डायरेक्ट वॉर होने की, हालांकि देखिए दोनों में, चाहे वो गाजा क्राइसिस को लेकर हम बात करें, सीरिया में देखें, इसके अलावा जो आपका ईस्टर्न जो मेडिटेरियन सी है, वहां भी दोनों के बीच में गैस को लेकर, समुद्री सीमाओं को लेकर टकराव रहता है। लेकिन दोनों, जैसे हम जानते हैं, नाटो के मेंबर हैं और साथ ही पूर्ण रूप से अभी भी दोनों के बीच में जो इकोनॉमिकल रिलेशंस हैं वो पूरे समाप्त नहीं हुए हैं। और हम ये मान के भी चल रहे हैं कि अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे अमेरिका और यूरोपियन देशों को काफी समस्या होने वाली, दिक्कत होने वाली है। रही बात की अर्मेनिया को जिस प्रकार से वहां पर नरसंहार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्मेनिया में नरसंहार हुआ था। 10 से 15 लाख लोग कैसे मारे गए, उनको किस प्रकार से रेगिस्तान की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया गया। और केवल आज इजराइल ही नहीं, आप देखें कनाडा हो, इसके अलावा यूरोपीय संसद हो, फ्रांस हो, जर्मनी, अमेरिका पहले ही इसको जेनोसाइड डिक्लेयर कर चुके हैं। हाल के दिनों में जिस प्रकार के बयान अर्दोगन के रहते हैं इसराइल के अगेंस्ट, तो इसराइल का ये काउंटर करना बहुत लाजमी था। यानी कि एक तरीके से आपको एक काउंटर करने के लिए स्टेटमेंट या इस प्रकार की घोषणा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अर्मेनियन पीपल मारे गए थे वो लोग थे क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, यानी कि क्रिश्चियंस थे। तो कहीं ना कहीं इसराइल अपनी जो क्रिश्चियनिटी के साथ में जो यूनिटी है उसको भी एक शो करने का प्रयास करता है कि हम कितना भी कर लें, हम कितना भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक धार्मिक रिलीजियस एंगल भी लाने का प्रयास इसराइल करेगा, ताकि जो टर्की की क्लोजनेस है नाटो के साथ वो वीक हो और इसराइल की जो क्लोजनेस है वो ज्यादा बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी दोनों के बीच में जो वॉर की कॉन्फ्लिक्ट पर हम बात करें, मुझे लगता है, लेकिन ये जरूर है कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ेगा। ये दोनों देशों बयान के मामले में भी काफी तीखापन आ चुका है दोनों देशों के बीच। इस पूरे ईरान वॉर के दरमियान कई बार इसराइल ने कहा कि तुर्की अगर ज्यादा वो अपनी सीमा से बाहर जाएगा तो उसका इलाज करना हम जानते हैं, या फिर हमें पता है कैसे ट्रीट करना है उनको। तो क्या अभी कोई सीन बनता दिख रहा है या फ्यूचर में कोई सीन बनता दिख रहा है, राजन सर? देखिए, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का सीन नहीं नजर आ रहा, बट यस, कवर टॉप चालू रहेंगे। डिप्लोमेटिक मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक से बढ़कर एक करना, वो चालू रहेगा। मतलब तुर्की के अंदर मोसाद के ऑपरेशंस चल रहे होंगे, बिल्कुल चल रहे होंगे। इवन टर्किश इंटेलिजेंस भी चुप नहीं बैठा होगा, वो जो कर सकता है वो भी कर रहा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी दोनों के बीच में जीरो के बराबर है। हालांकि थर्ड कंट्रीज के थ्रू थोड़ा बहुत ट्रेड हो रहा है, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट उसको कह सकते हैं। तो ऑलरेडी कोई खास इकोनॉमिक रिलेशंस के बीच में नहीं है, तो किसी के ऊपर कोई इकोनॉमिक प्रेशर बन नहीं सकता। सो एज थिंग्स स्टैंड टुडे, बेसिकली कवर्ट ऑपरेशंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक दूसरे को नीचा दिखाना या उसके डिस्टर्ब करना, जो भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देना, भाई बाद भी यही तो जाकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आशीष जी, कई बार ये पोस्चरिंग भी होती है। ये जो अचानक से बयानबाजी तुर्की की तरफ से हो रही है, ओपन सोर्सेज और सेमी ओपन सोर्सेज के ये इंफॉर्मेशन है कि पिछले आफ्टर हमास अटैक अक्टूबर 23 उसके बाद और 2 बार उसके पहले बहुत हाई लेवल डेलीगेशन की सीक्रेट मीटिंग की थी इसराइल और टर्की ने। तो ये पीछे क्या कर रहे होते हैं और सामने क्या, कैमरा के सामने जो बयान दे रहे होते हैं, इसराइल की तरफ से जो बयान आया है वो अपेरेंटली लगता है कि यूएस की तरफ से इंस्टिगेटेड है कि आप ऐसा बोलिए, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे, जैसा कि अभी बता रहे थे पैनलिस्ट, कि कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्लेवर है इसमें। तो अभी टर्की अचानक से पिछले 3-4 सालों में अगेंस्ट इसराइल कुछ वर्ड्स यूज करना ऑन द फेस ऑफ इट, और पीछे के पीछे इसराइल के साथ बातें करना, टॉप लेवल डेलीगेशन की मीटिंग की बात कर रहा हूँ।
तो इस समय ऐसे में ये फिल्टर आउट करना, टर्की के अंदर अच्छी खासी पेनिट्रेशन है इसराइल की, बाय चॉइस टर्की ने इसको परमिट किया था, अपने हार्डवेयर पे इसराइल को काम करने दिया था, अपने इंटेलिजेंस पे इसराइल को काम करने दिया था, और उसके बाद जब वहां से विड्रॉ किया इन्होंने, जब ये रिलेशनशिप टूटा है, तब उन्होंने इनके कुछ लोगों को, अपने कुछ सेल्स को गिरफ्तार करना, 10 को, फिर 7 को, फिर 8 को, काफी बड़ी संख्या में वहां से मोसाद सस्पेक्ट्स और उसके स्लीपिंग एजेंट अपने जो टर्की के लोग थे जो मोसाद को हेल्प करते हुए पाए जा रहे थे, तो ये चल रहा था। एज ऑफ नाउ लाइक राजन सर कह रहे थे, देयर इज नो चांस ऑफ अ वॉर, लेकिन हाँ, सीरिया के ऊपर अगर थोड़ा और प्रेशर इजराइल बढ़ाएगा जी, तो वो एक मेजर कंसर्न होगा टर्की के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी ओपनली डिक्लेयर कर रहा है कि वो हमास, हिजबुल्लाह का तो नाम नहीं लेते बट हमास के साथ हैं, और सीरिया में भी किन्हीं कारणों से वो हूती का भी नाम तो नहीं लेते, बट सीरिया के अंदर इजराइल की एक्टिविटी से वो खुश नहीं रहते। उस तरह की स्कर्मिशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं विवेक जी। सुशील सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इस समय अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस समय ग्राउंड रियलिटी है कि इजराइल हैंड्स आर फुल। वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं, हमास के साथ लड़ रहे हैं, कई फ्रंट पर फंसे हुए, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, इनकी जो प्रॉक्सीज है ईरान की सीरिया और इराक में, उसके साथ लड़ रहे हैं। सो दे विल नेवर ओपन अनदर फ्रंट व्हिच दे कैन नॉट सस्टेन। जहां तक टर्की का सवाल है, देखिए टर्की जो है इस समय सबसे बड़ी जो पावर इजराइल के पास है वो है उसकी परमाणु बम, जो उसके पास 80 या 100 के बीच में है। एंड दिस इज व्हाट कीपिंग द बैलेंस इन द वेस्ट एशिया, अदरवाइज इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।